नमस्कार दोस्तों, जी के विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे इतिहास की जो कड़ी एक हमारी सीरीज चल रही है उसी में आगे बढ़ेंगे। हमने अब तक प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल के जो तीन भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तक पढ़ लिया था। उसके आगे हम बात करेंगे आज सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। चूँकि प्रागैतिहासिक काल में हमने पढ़ा था, हमने इतिहास के तीन भाग पढ़े थे। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आधुनिक काल, या जो इसे हम वर्तमान काल भी कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा में हमने ये पढ़ा था कि लिखित साक्ष्य, इतिहास का वो भाग या कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद हो और जिसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद नहीं हो, सॉरी, जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं हो लेकिन केवल उसके पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हो, और उसे हम प्रागैतिहासिक काल में ही रखेंगे। क्योंकि उस समय सिर्फ पत्थर के औजार हुआ करते थे और मानव यायावरी जीवन जीता था, और शिकारी आकेट शिकार या अपनी भूख शांत करने के लिए वो आकेट या शिकार करता था। तो प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा में ये हो जाएगा, कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे और सिर्फ एक पूरा पात्विक जो साक्ष्य थे वही मौजूद थे। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता को हम किस में रखेंगे, इतिहास के दूसरे खंड में, जिसे हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। यानी कि लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद है, लेकिन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया था, तो ये हम आ जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे इतिहास का जो दूसरा भाग है उसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और इसमें हम किसको रख सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को। सिंधु घाटी की सभ्यता को। अब इसको सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वो मुख्यतः जो नदी थी सिंधु नदी थी, इस वजह से। और सिंधु नदी के ही दुआबी भाग में और या इसके आसपास में जो पहले एक सभ्यता जो निवास करती थी या वह लोग रहते थे, और उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं हम इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में, मतलब इस सभ्यता की खोज में जो सर्वप्रथम जो नगर खोजा गया वो हड़प्पा शहर था, या मतलब नगरीय शहर हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु इसलिए कि सिंधु नदी बहती थी, हड़प्पा इसलिए क्योंकि पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इस वजह से इसको ये भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि प्राचीन जो भी सभ्यताएं थी वो न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर की भी जो सभ्यताएं थी वो किसी नदी के किनारे जरूर थी। देखो, नदी एक तो वहाँ पीने के लिए जल मिल जाता था। सबसे पहले तो व्यक्ति को कहते हैं कि इंसान खाने के बिना रह सकता है, भोजन के बिना रह सकता है, लेकिन वो पानी के बिना नहीं रह सकता। इसलिए नदी से सबसे पहले उनको पानी मिल जाता था। पानी से वो उसकी सिंचाई भी कर सकते थे, उस पानी का उपयोग सिंचाई के रूप में भी कर सकते थे, परिवहन के रूप में भी, जल परिवहन के रूप में, एक परिवहन का साधन के रूप में वो नदी में नाव के माध्यम से या फिर नौकायान के माध्यम से वो इधर उधर आवागमन कर सकते थे। तो इस वजह से, और दूसरी बात थी, दोहा भी भाग होता है नदियों का, वहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि जब नदी पहाड़ों को त्याग करके मैदानों में प्रवेश करती है, तो वहाँ जो पहाड़ों की तलहटी से जो गाद लेके आती है, उपजाऊ मिट्टी का भाग लेके आती है, वो दोहा भाग में आके फैल जाता है, या उपजाऊ जो भूभाग है वहाँ वो ठहर जाता है, और वहाँ पे मतलब सिंचाई की जा सकती है, खेती की जा सकती है। इस वजह से नदी घाटी सभ्यता, और फिर नदी को उनकी पवित्रता के रूप से में भी माना जाता था। इसलिए प्राय विश्व की सभी जो मतलब सभी सभ्यताएं थी, प्राचीन सभ्यताएं थी, वो नदियों या घाटियों के आसपास, नदी घाटियों के आसपास निवास करती थी और वहाँ पाई गई। ये विभिन्न इतिहासकारों की खोजों में और इतिहासकारों ने जो उत्खनन किया उसमें ये उन्होंने पाया है। अब आता है कि विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं थी उनमें कौन सी थी। तो सबसे पहली तो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये किसकी, दजला व फरात नदियों के, दजला व फरात नदियों के किनारे विकसित या फली फूलित हुई। और दूसरी है मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के
नदी, यहाँ नदियाँ पर्याप्त नदियाँ देख सकते हैं। और तीसरी हमारी आती है सिंधु घाटी की सभ्यता, या इसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता, और ये कहाँ, भारत में, मतलब भारत उस समय हम ये कह सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों एक ही अखंड भारत के ही भाग हुआ करते थे, भारतवर्ष के भाग हुआ करते थे। और ये आ जाएगी हमारे सिंधु नदी के किनारे। तो ये हो गई सिंधु नदी के किनारे। और साथ ही जो सभ्यता है वो चीन की सभ्यता है, चीन की सभ्यता, और वो थी हुआंगो नदी के, हांगहो नदी, इसे पीली नदी भी कहा जाता है, पीली नदी भी कहा जाता है। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता होगी मेसोपोटामिया की, दजलापरात, फिर ईरान में थी ये, और दूसरा था मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे जो फली फूलित हुई थी। और तीसरी थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह सिंधु घाटी की सभ्यता, वो भारत में सिंधु नदी के किनारे। और चौथी चीन की सभ्यता, वो हांगो नदी के किनारे फली फूलित हुई थी या विकसित हुई थी कालांतर में। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में। तो हमारा हेडिंग के रूप में हम यही लिख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यह प्राचीन भारत या आद्य ऐतिहासिक काल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या केवल यही लिखते हैं इंडस वैली IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सबसे पहले पता कैसे लगाया, तो वहाँ जो अक्षर कुछ लिखे हुए थे, लिपि जो भाषा लिखी हुई थी उसको पढ़ने की कोशिश की, तो वहाँ लिपि मौजूद थी। उस लिपि के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि ये सभ्यता किसके समकालीन है, या उसके समकालीन जो विश्व के अन्य सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता ये इनके समकालीन थी। तो यहाँ के कुछ उस समय जब ये तो विकसित रूप में थी, बाद में पतन हुआ, और जब ये विकसित रूप में थी तब व्यापार वाणिज्य या आयात निर्यात ये होता था, तो उसके माध्यम से वस्तु विनिमय होता था, और मुद्राओं का वो परिवर्तन भी होता था, अदला बदली होती थी। तो उस वजह से कुछ मुद्राएं वहाँ चली गई, वहाँ की इधर आ गई। उस सब का अध्ययन करने के बाद पता लगाया गया कि ये भी सभ्यता है, ये सिंधु घाटी की सभी सभ्यता है, वो विश्व की इन सभ्यताओं के समकालीन है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ समकालीन मानी जाती है, उसके व्यापारिक और से वहाँ से कुछ मिली जानकारियाँ मिली हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक, और इसे गोमुखी लिपि भी कहा जाता है, इसे बुस्ट्रोफेदन भी कहा जाता है। बुस्ट्रोफेदन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से थी, क्वेश्चन आ जाए और हमारे 4 ऑप्शन में से अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन है तो हमें वो ट्रिक करना है या राइट करना है। भाव चित्रात्मक, गोमूत्री या फिर बुस्ट्रोफेदन। अब गोमूत्री से मतलब है कि गोमूत्री है, मुखी नहीं है। गोमूत्री मतलब गाय के मूत्र के समान, जैसे गाय चलती हुई अगर वो मूत्र का विसर्जन करती है तो कुछ इस प्रकार वो अपने मूत्र का विसर्जन करती है। और इसे ही भाव चित्रात्मक कहा गया, इतिहासकारों के द्वारा इसको पढ़ा गया उसके बारे में, और इसका एक नाम बुस्ट्रोफेदन भी दिया जाता है। अब ये जो लिपि थी वो बाएं से शुरू होती थी, इसकी जो पहली पंक्ति है वो तो बाएं से शुरू दाएं से शुरू होती थी, और दूसरी पंक्ति है यहाँ, अगर मान लीजिए यहाँ से पहली पंक्ति यहाँ खत्म हो गई तो दूसरी पंक्ति थी वो बाएं से शुरू हो जाती थी। तो हम इसका कह सकते हैं कि फर्स्ट जो इसकी पंक्ति थी, पहली पंक्ति थी वो दाएं से शुरू, या दाएं से बाएं, जबकि इसकी सेकंड जो पंक्ति थी वो हो जाती दाएं से, सॉरी इसको आप
बाएं से दाएं लिखे, पहली पंक्ति है वो वहां से शुरू हो रही है, मतलब बाएं, एक मिनट, हाँ सही है, दाएं से बाएं हो रही है। जबकि दूसरी पंक्ति वो यहाँ के पहली पंक्ति खत्म हो जाएगी तो यहाँ से वापस चली जाएगी, तो ये हो जाएगी बाएं से दाएं। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, भावचित्रात्मक या सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो लिपि थी वो थी गौमूत्र लिपि थी, गुस्टोफेदन लिपि थी, इसे कहा जाता था। और ये सर्पिलाकार, कई बार बोल देते हैं सर्पिलाकार, तो इसको ये सर्पिलाकार भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखो ये सांप की तरह चलती थी, सर्फ, सांप सब चलता है तो ऐसे लहरदार जो मार्ग है पथ में गमन करता है, तो उसी प्रकार ये जो सर्पिलाकार भी कहा गया इसके इस भावचित्रात्मक लिपि या लिपि को सर्पिलाकार भी कहा गया। अब इसके साक्ष्य जो मिले वो हड़प्पा में कब्रिस्तान में मिले थे। इसके साक्ष्य कहाँ मिले, क्या लिख सकते हैं हम, इसके साक्ष्य वो हड़प्पा के कब्रिस्तान से, और कब्रिस्तान का नाम है एच, हड़प्पा के कब्रिस्तान से। शायद हड़प्पा में स्थित था इसलिए इसको एच के नाम से जाना गया। और इस लिपि में सर्वाधिक अक्षर थे वो उल्टे यू आकार के, हम ये कह सकते हैं इसके जो अक्षर, सर्वाधिक अक्षर उल्टे यू आकार के, उल्टे यू आकार के थे। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की भावचित्रात्मक लिपि, और इसको गौमूत्र लिपि भी कहा जाता है, गुस्टोफेदन भी कहा जाता है, और सर्पिलाकार भी कहा जाता है। सांप की तरह वो चलती थी, फर्स्ट पंक्ति दाएं से बाएं, दूसरी बाएं से दाएं, और साक्ष्य हड़प्पा के कब्रिस्तान जिसे एस भी कहा जाता है। और सर्वाधिक इसके अक्षर थे वो उल्टे यू आकार के लिखे जाते थे। और सबसे बड़ी बात, अब तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, अब तक इसको पढ़ा नहीं गया, यहाँ लिख सकते हैं हम, पढ़ा नहीं गया है, अभी तक इस लिपि को पढ़ा भी नहीं गया है। और दूसरा हमारा हो सकता है इसका अंकन है वो कहाँ मिला, तो विभिन्न मोहरों पर इसका अंकन, मोहर जो सील होती थी उस पे इसके अंकन मिले हैं, क्योंकि मोहरों का उपयोग सामान्यतः वस्तु विनिमय व्यापार में किया जाता था, तो उस हिसाब से इनका प्रयोग वहाँ पाया गया, तो इसलिए इनको। और मोहरों पर इसका उत्कीर्ण है वो जो धौलावीरा के सूचना पट पर पाया गया। दूसरा अंकन तो ये कह सकते हैं हम धौलावीरा के सूचना पट पर, क्या लिख सकते हैं हमें, धौलावीरा के सूचना पट पर भी इसका अंकन पाया गया। कैसे अंकन दो जगह हो गया, एक तो मोहरों पे जो वस्तु विनिमय व्यापार के माध्यम से या फिर शाही मुद्रा के रूप में उसका उपयोग किया जाता, तो उस हिसाब से उसमें भी क्या ये लिपि थी। और दूसरा इसका अंकन था वो धौलावीरा के सूचना पट पर भी हो सकता है या वहाँ था, क्योंकि वहाँ राज्य की कोई अगर सूचना भेजी जानी थी तो वो सार्वजनिक रूप से अगर घोषणा की जाती थी तो सूचना को सूचना पट पर लिखा जाता था कि निम्न ये आदेश हैं राज्य की तरफ से राजा के जो सभी प्रजा को मान्य होंगे, तो उसमें भी इस लिपि का प्रयोग किया गया। तो ये इसके दो उदाहरण हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे लिपि के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, उत्तर में कहाँ तक इसका विस्तार था, दक्षिण में इसका कहाँ तक विस्तार था, पूर्व में कहाँ तक विस्तार था, और पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ तक था। क्योंकि इसके कई बार किसी भी कुछ एग्जाम में या कुछ एग्जाम ऐसा पूछा जाता है कि सम्मिलित करने के लिए दे दिया जाए इसके सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है या किस किन किन देशों में था। और हाँ, इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, और सिंधु से ही नाम पड़ा है इसका, तो हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता या IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार। तो कहाँ तक था इसका विस्तार, वर्तमान में बात की जाए तो यहाँ पे ये हो जाएगा भारत
पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब इसके जो सबसे ज्यादा शहर या साक्ष्य मिले या सबसे ज्यादा नगरों की या उत्खनन किया गया या खोज की गई, वो कहाँ की गई? भारत में। और भारत में भी कहाँ? गुजरात में। गुजरात में इसके सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थल खोजे गए। हम यहाँ लिख सकते हैं सर्वाधिक स्थलों की खोज कहाँ हुई? सर्वाधिक स्थल वो लिख सकते हैं हम भारत के गुजरात में। और दूसरे सेकंड स्थान पे तो आएगा पाकिस्तान, और सबसे कम सर्वाधिक जो इनके ये सबसे कम खोजे गए हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में, और सबसे कम ये कह सकते हैं हम। वो सेकंड तो पाकिस्तान था ही। यहाँ पे ये जो हमारा हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है, बलूचिस्तान है, सुत्कागेडोर आदि स्थान है जो पाकिस्तान में बोले गए। और यहाँ चुर्त कोई है एक तो करके अफगानिस्तान में, और दूसरा है मुंडीकोक है जो अफगानिस्तान में। अब हम आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ये कहाँ कहाँ स्थित थी ये होगी। अब इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के विस्तार को देखते हैं। यहाँ हम एक ग्रिड बना देते हैं। अब सबसे पहले हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में जो इनका सबसे उत्तरतम भाग था, विस्तार था, वो मांडा इसे मांडा भी कहा जाता है, मांडा। और ये मांडा जो था वो अखनूर, हम ये कह सकते हैं अखनूर। और अखनूर कहाँ पड़ता था? J&K यानी जम्मू कश्मीर में। और ये किस नदी के किनारे था? ये सिनाब नदी के किनारे स्थित था। ये तो हो गया इसका उत्तरी भाग, सबसे उत्तरतम। और सबसे दक्षिण हम बात करें तो ये था देमाबाद। और देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता था, और महाराष्ट्र के भी अहमदनगर में। तो ये पड़ता था अहमदनगर महाराष्ट्र। और यहाँ जो नदी थी उसका नाम था परवरा, जो कि गोदावरी की सहायक नदी थी, गोदावरी की सहायक नदी। तो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। अब पूर्वी भाग, पूर्व में जो था वो आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर था, ये था मेरठ उत्तर प्रदेश, यूपी लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे जो नदी थी उसका नाम था हिंडन नदी, और ये थी हिंडन नदी। और इस प्रकार पश्चिम की बात करें हम तो यहाँ था सुत्कांगेडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में था, बलूचिस्तान पाक। और ये स्थित था दासक नदी के किनारे, दासक नदी के किनारे। इस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पूर्व पक्ष से उत्तर दक्षिण इसका विस्तार कुछ इस प्रकार था। अब इसके विस्तार से ही इसके आकार का पता लगा सकते हैं। ये देख लीजिए, हम इसको एक समचतुर्भुज बन रहा है, तो इसका आकार हो जाएगा, आकृति लिख सकते हैं हम। आकृति जो थी इसकी वो हो जाएगा समचतुर्भुजाकार, सम इसकी आकृति थी वो समचतुर्भुजाकार थी। अब ये जो उत्तर से दक्षिण थी इसकी हम कह सकते हैं ये जो लंबाई थी वो लगभग 1400 किलोमीटर थी।
1400 किलोमीटर। और इसकी जो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई थी वो 1600 किलोमीटर थी। तो ये एकदम पूरा वर्ग नहीं बन पा रहा है, जबकि ये समचतुर्भुजाकार बनेगा, क्योंकि ये दोनों भाग इधर बहुत आ जाएंगे और कुछ इस प्रकार ये पाकिस्तान की तरफ कुछ ज़्यादा चली जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार इसका विस्तार था, और इसमें आकृति की हमने बात कर ही ली है। और इसके जो संपूर्ण क्षेत्रफल था, अगर हम पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो वो संपूर्ण क्षेत्रफल इसका वो था 12,99,600 वर्ग किमी। 12,99,600 वर्ग किमी। और इस लगभग को हम 13 लाख भी कह सकते हैं, 13 लाख वर्ग किमी। और ये चूँकि इसके उत्खनन के बाद से धीरे धीरे इसमें विस्तार होता गया, शहरों की संख्या बढ़ती गई, और अब लगभग इसका जो विस्तार है वो मतलब 16 से 17 लाख तक हो गया है। 16 से हम 17 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। और अब तक इसके लगभग आपके 2800 जो स्थल हैं वो खोजे गए हैं। अब तक इसके लगभग 2800 स्थलों की खोज हो चुकी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2800 स्थलों की खोज अब तक हो चुकी है। इसलिए जो इसका पूर्व में विस्तार 12 या 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास बताया जाता है, वो आगे बढ़कर अब धीरे धीरे 16-17 लाख हो चुका है, क्योंकि पहले शहरों की संख्या कम खोजी गई थी, अब इतनी खोज दी गई है। साथ ही उत्तर में उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 2 स्थान होंगे, एक मुंडी गोग है और एक सोरतकोई। ये दोनों स्थान अफगानिस्तान में स्थित है। तो मुंडी गोग और सोरतकोई ये दोनों अफगानिस्तान में स्थित हैं, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरतम खोजे गए स्थल है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी ग्रहण की है। सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को पढ़ा और समझने की कोशिश की है, और आगे हम इसी सीरीज में कंटिन्यू इससे आगे बढ़ते जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।